अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब कर दिया है। उन्होंने खुद को कैद में डालने की जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ पर डाल दी है। ब्रिटिश अमेरिकन सहाफ़ी मेहदी हसन की जानिब से भेजे गए सवालनामे में उनसे पूछा गया कि उन्हें कैद में डालने के जिम्मेदार उनके सियासी हरीफ हैं या पाकिस्तानी फौज या इसमें अमेरिका का हाथ है। तो उन्होंने कहा कि 11 माह जेल में अपने हालात पर गौर व खोज के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उनकी मौजूदा हालत का असल जिम्मेदार कौन है। उनके मुताबिक वो जिस भी आजमाइश से गुजर रहे हैं उसके मास्टरमाइंड साबिक आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने ये सब कुछ प्लान किया है। इस हवाले से वो जनरल बाजवा के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते। उनका यह भी कहना था कि उन्हें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के बायस जेल के डेथ सेल में कैद किया गया है। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कौमी और बैनुल अक़वामी अफरा तफरी फैलाने के लिए झूठी दास्तानें घड़ी और इन सब का मकसद ये था कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में उन्हें तोसी मिल सके। बानी पीटीआई के मुताबिक इन्हें कैदियों की बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है क्योंकि उनको तोड़ने के लिए नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई के इंटरव्यू में लगाए गए इल्जामात एक जानिब, लेकिन महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से 6 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। इन 7 में से 2 सेल उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि बाकी 5 सेल सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद रखे गए हैं। इमरान खान इन बंद सेल्स के सहन को चहलकदमी के अलावा बाकायदा एक्सरसाइज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इमरान खान की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि उनकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए लगाए गए कैमरों पर 5 लाख रुपए खर्च आए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इमरान खान के खाने के लिए खुसूसी कवाद व ज़वाबित तश्कील दिए गए हैं। उन्हें मुकम्मल सेहत अफजा खाना मुहैया किया जा रहा है जो एक खुसूसी किचन में बनता है। बानी पीटीआई की बात करते चले तो गुज़श्ता 2 रोज़ से उनका एक ट्वीट भी मौजूए बहस बना हुआ है, जिसमें 1971 और बांग्लादेश के बनने के मामलात से जुड़ा गया है। और उस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल आने के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने 24 घंटे के बाद एक बयान जारी किया और उस ट्वीट से बानी पीटीआई की लाताल्लुकी का ऐलान ऐसे किया कि वो ट्वीट जो है अगर हो भी जाए उनके ज़ाती अकाउंट से तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पता है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो वो ट्वीट अब तक डिलीट क्यों नहीं किया गया। वो मैं उनका मैं जिक्र करता हूँ। समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है। वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। खान साहब जेल में होते हैं, वो हर ईच एंड एवरी वीडियो और जो कंटेक्स्ट है वो नहीं कुछ ऐसे अप्रूव करता। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने दावा किया कि बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है और उन्हें ये सहूलत फराम की गई है। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इस मामले पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। आपको बताते चलें कि अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब की जानिब से गुज़श्ता रात रावलपिंडी में बैरिया टाउन के दफ्तर पर छापे मारे गए और नैब को अलकादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड हासिल करने में बताया ये जा रहा है कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी। डॉन न्यूज़ के मुताबिक बैरिया टाउन इंतज़ामिया को नैब रेड के हवाले से पहले से मालूमात मिल चुकी थी। बैरिया टाउन पर रेड करने के हवाले से 2-3 दिन से मनसूबाबंदी हो रही थी। रेड करने की तफसीलात को खुफिया रखा गया। इतला मिलने पर बैरिया टाउन ने अलकादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड दफातर से गायब कर दिया था। बैरिया टाउन के दफातर पर छापे पर अपने रद्द-ए-अमल देते हुए मलिक राज ने एक्स पर ट्वीट किया कि वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, जो चाहे जुल्म किया जाए वो जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। 2 दिन पहले भी मलिक राज की जानिब से एक्स पर ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि 1 साल से ज़्यादा अरसे से उन पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, वो किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई के खिलाफ नैब में अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा चल रहा है, जहां साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 190 मिलियन पाउंड या 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बैरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की थी। ये केस अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन के मुबैना तौर पर गैर कानूनी उसूल और तामीर से मुतालिक है, जिसमें मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ
मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए 190 मिलियन पाउंड की वसूली में गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया। इमरान खान पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। 190 मिलियन पाउंड तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और उसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन उसे बैरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। नून लीग की कमान मियां नवाज शरीफ के हाथ में वापस आ चुकी है नाजरीन, और जिस तरह हमने इस पर कल भी तफसीली गुफ्तगू की, अब उन्होंने सदारत संभालते ही आइंदा माली साल के बजट में आवाम को रिलीफ देने के बारे में सिफारिशात के मामले पर इजलास तलब किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीग की तमाम क़यादत और मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर तफसीली मुशावरत की गई और उसके बाद जो है आइंदा बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की बात की गई और 200 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त फराम करने की भी बात हुई। तफसीली गुफ्तगू करेंगे नून लीग के नादर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहला सवाल तो शुरू करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा इशू है, फिर सियासी मामलात पर आएंगे कि हम सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। ये जो फ्री बिजलियां हैं, ठीक है, हर कोई स्क्वीज है, लेकिन 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, ये पॉपुलिस्ट फैसले हैं जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला कर रही है आपकी पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली देकर? जी, लेकिन इसका ज्यादा बोझ जो है वो सूबाई हुकूमतें उठाएंगी या पंजाब की हुकूमत उठाएगी, क्योंकि मरकज के बरक्स सूबों के पास वसाइल ज्यादा हैं जो उन्हें 2009 के NFC अवार्ड के तहत मिलते हैं। तो ये जो अवामी रिलीफ है, इसका ज्यादा फोकस जो है वो सूबाई हुकूमतें उसको फंड करेंगी, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर तो इस दफा जो कर्जों अंदरूनी कर्जे की वापसी है, जिसमें 2018 से 22 के दरमियान जो है तकरीबन दुगना करके गए बानी चेयरमैन हुकूमत के, तो लिहाजा इस साल वो तकरीबन 9,300 अरब रुपए की डेट रीपेमेंट है, जिसने वफाकी हुकूमत की जो कैपेबिलिटी है आवाम को रिलीफ देने की, उसको तकरीबन बहुत ज्यादा स्क्वीज कर दिया, तंग कर दिया। तो लिहाजा जहां भी रिलीफ होगा वो सूबाई हुकूमतों से आएगा। बाकी हुकूमत के ऊपर चैलेंज यही है कि वो चले अगर रिलीफ नहीं दे सकते, कम अज कम आवाम के ऊपर टैक्सों का और महसूलात का बोझ ना हटाएं। तो फोकस इसके ऊपर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इशराफिया है या मुतवल तबका है, उनको जो टैक्स की ब्रेक्स हासिल हैं, उनको जो एग्जम्पशंस हैं उन्हें ख़त्म करना है, ताकि हुकूमत को ज़्यादा महसूलात जो है मिल सकें। ठीक, अच्छा खुरम साहब वापस आते हैं। इमरान खान साहब ने मेहदी हसन को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, आज मैं जिससे गुजर रहा हूं, मैं जेल में, उसकी तमाम तर उन्होंने जिम्मेदारी जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा पर डाल दी है। अमेरिका की भी कोई बात नहीं की, ना किसी और की कोई बात की है। लेकिन फिर उन्होंने जो आर्टिकल लिखे या इवन जो 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो ट्वीट किया, उसमें वो लिटरली सर्विंग ऑफिसर्स के पहले वो जलसों में नाम भी ले चुके हैं, लेकिन उसमें भी इशारे उसी जानिब हैं। क्या समझते हैं आप कि क्या अब इस इंटरव्यू के बाद ये उनकी तरफ से बिल्कुल तय पा गया तकरीबन कि उन्हें निकालने की वो जिम्मेदारी पूरी की पूरी जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं और आइंदा किसी और पर नहीं डालेंगे? जी नहीं, और मैं मीडिया की मासूमियत पर भी हैरान हूँ, जो बानी चेयरमैन की हर नई बात को सहीफा समझ के कबूल कर लेते हैं। ये वो शख्स हैं जो अमेरिका के ऊपर कम अज कम 1 साल हर किस्म के इल्जामात लगा चुके हैं कि उन्होंने पैसा दिया, ऑपोजिशन शामिल थी, पाकिस्तान की फौज उसमें शामिल थी, और उसकी बुनियाद पे पूरा पाकिस्तान की कौम को गुमराह किया। एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको याद करा दूं ये सवाल कि क्या हम कोई गुलाम हैं, और अब जबकि वो अमेरिका की खुशनुदी चाहते हैं, उन्होंने दोबारा अपना बयान बदल दिया है। ये वही शख्स है जो कहता था कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे, जिन्होंने फिर बड़े शादियानी बजाय अभी चंद हफ्ते पहले जब अमेरिकी कांग्रेस में एक हेयरिंग हुई और वहां पर इनके जो हवारी थे वहां उन्हें कुछ बदमस्की भी पैदा की। तो लिहाजा ये कहना कि जी ये कोई हतमी लफ्ज है, जहां बानी चेयरमैन का सवाल है, कोई भी हतमी नहीं है। वो इक्तदार हासिल करने के लिए
या मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे सौदेबाजी के लिए किसी वक्त भी कोई भी बयान दे सकते हैं। अच्छा, और दूसरा खुर्रम साहब ये बताइएगा कि जो 2 दिन पहले एक वीडियो जो ट्वीट होती है 1971 वाले कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने डायरेक्टली फौज को वो उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन पर डालकर ख़ुद को वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान का स्ट्रगल था उस तरह मेरा भी स्ट्रगल था। फिर बैरिस्टर गौहर साहब सामने आ जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि ये ट्वीट उनको इसका कुछ पता नहीं है इस वीडियो का, लेकिन इमरान खान साहब का ज़ाती अकाउंट है, लेकिन अभी तक वो ट्वीट वहाँ से डिलीट नहीं हुई। इसका मतलब ये कि वो अभी भी वही समझते हैं जो वीडियो जिस तरह से बनी है। आदिल साहब, इस सवाल का भी जवाब वही है कि बानी चेयरमैन उनकी जमात, वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी इदारे को ताराज कर सकते हैं, वो कोई भी तारीख को मसक करके रख सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद तो डेली प्रोपेगेंडा है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप वाहिद मीडिया पे मैंने सुना है सब मीडिया को जिन्होंने अवाम को ये मुतला कर रहे हैं कि वो ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं किया गया, वो मौजूद है उनकी टाइमलाइन पे। तो लिहाजा उससे जो वो फायदा हासिल करना चाहते थे वो फायदा हासिल कर रहे हैं। मेरा इस बारे में जो जवाब है वो भी एक सवाल की सूरत में है कि फिर मुफ्ती बानी कौन है। और मैं बड़े अदब से अर्ज कि मुफ्ती बानी का किरदार जो अगर हमने इस तारे पर चलना है उनके मुताबिक, तो मुफ्ती बानी का किरदार तहरीक इंसाफ या आज की जो जिस नाम से भी वो ऑपरेट कर रहे हैं वो मुफ्ती बानी का किरदार अदा करें, जिन्होंने बैरूनी एजेंडे से बैरूनी पैसा लेके पाकिस्तान को दोलख किया। ठीक, अच्छा खुर्रम साहब, मलिक रियाज साहब वाला मामला जो है, कल बैरिया के ऑफिस पर रेड भी हुआ, 190 मिलियन पाउंड वाला वो मामला है। उनका दावा यह है कि उन पर दबाव है कि आप समझौता करें, उन पर दबाव है कि आप इमरान खान के खिलाफ या जिसके खिलाफ भी वो कह रहे हैं वादा माफ गवाह बन जाएं। ये आपकी गवर्नमेंट क्यों उन पर दबाव डाल रही है? ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की बात कर रहे होंगे कि उन पर दबाव है कि वो आएँ और वादा माफ गवाह बन जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदरवाइज बैरिया के मामलात जो हैं वो गड़बड़ रहेंगे। जी, पहले तो मेरी इस्तदा है कि आप अपने नाज़रीन को ये समझाएं कि 190 मिलियन अवाम को समझ नहीं आता, ये 70 अरब रुपए हैं जो गालिबन हमारे 2 सूबों के तरक्याती बजट से ज्यादा हैं। और ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान के अवाम का हक था, पहली तो बात ये है, जो कि उनको नहीं मिला। दूसरा ये है कि ये जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कानून तोड़ने पर जुर्माना किया था 450 अरब रुपए, और उस जुर्माने की मद में जो पैसे जमा कराने थे, जो कि केस भी है बानी चेयरमैन के ऊपर, कि बानी चेयरमैन ने मिली भगत करके वो 70 अरब रुपए जो पाकिस्तान के अवाम का हक था, उनकी मलकियत थी, उसको उसी शख्स के हवाले कर दिया जैसे एक और केस में जुर्माना हुआ था, और उन्होंने वो जो 70 अरब रुपए थे पाकिस्तान के अवाम के, वो उस जुर्माने की मद में जमा करवाया। तो ये जो मामला है वो पाकिस्तान के अवाम के जो हक के 70 अरब रुपए हैं, तो मेरी तो यही उनसे इस्तदा होगी कि वो 70 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में जमा कराएं ताकि पाकिस्तान के अवाम को उनका हक मिले, तो फिर उन्हें कोई हरासा नहीं करेगा अगर कोई कर भी रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर शामिल करते हैं कि 15 रोज पहले इस्लामाबाद से लापता होने वाले शायर अहमद फराद की गिरफ्तारी वफाकी हुकूमत ने जाहिर कर दी है। आज अहमद फराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार हैं और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फराद की बाजियाबी के लिए जुम्मा 24 मई की डेडलाइन दी थी, और डेडलाइन पर भी अहमद फराद की बाजियाबी ना होने पर अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को भी तलब किया था। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और ब्रेक के बाद हमें सिंध के सूबाई वजीर सैयद हसन शाह साहब ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र से पता नहीं इमरान खान साहब का जो आज होने वाला इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया जेल से, सवाल उनको भेजे गए जवाबात दिए, वो गुजरा कि नहीं गुजरा, लेकिन उन्होंने खुद को कैद में डालने फिर अपनी हुकूमत ख़त्म करने का जिम्मेदार जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को करार दिया है। इससे एक दिन पहले अगर हम चले जाएं तो एक ट्वीट उनके अकाउंट से होती है जिसमें वो 1971 का जो सारी जिम्मेदारी है वो फौज पे डालने की कोशिश करते हैं। फिर खुद को शेख मुजीबुर रहमान से उन्होंने कंपेयर किया। फिर उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोवर जो है वो बाकायदा ये कहते हैं कि इस वीडियो का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके अकाउंट से ये चीज़ें जो हैं वो हो जाती है। ये जो सारी एक सिनारियो बन चुका है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई जो है वो अपनी सियासत से अचीव क्या करना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पीटीआई का जो तर्ज़ सियासत रहा है वो बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और फिर उनका अपना ही तरीक़ेकार रहा है। और आपने देखा कि भले ये जो कुछ भी कहें, 9 मई को जो कुछ हुआ वो वही जहनीत थी, वही मंसूबा साज थे जिन्होंने लोगों के जहनों में ये सारी चीज़ें बोई। शाहज़ेब भाई ये सिर्फ बातें करते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया, ये हमें इसमें फंसाया गया। आपको याद होगा कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के पुराने वो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें मैं तो वो अल्फाज कह भी नहीं सकता यहाँ पे, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी 10,000 लोग भी जमा हो जाएं तो जनरल ये हो जाएगा। आपको याद होगा क्योंकि सब ने वो देखा हुआ है। तो यही वो तर्ज है जो लोगों को उस तरफ लेके गया जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था, और 9 मई को वो सब कुछ हुआ। और फिर ये कहते हैं कि जी उनको जाने क्यों दिया गया, जी वो मॉब को रोका क्यों नहीं गया। अब मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ जो भी उस वक्त जो भी वहाँ पे थे, जिस इलाके में। ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ है ना, कोई एक वाक़या तो नहीं हुआ जिसको ये सिर्फ बता रहे हैं कि जी लाहौर में क्यों नहीं रोका गया, और भाई लाहौर में फिर मर्दान में क्यों हुआ, दीगर जो जगहें थीं GHQ में क्यों हुआ, कराची में क्यों कोशिश की गई, दीगर जगहों पे क्यों इस तरह की बात हुई। और फिर वो से इनहराफी होते हैं कि जी हम तो कभी भी इस तरह की सियासत में आते ही नहीं हैं। और आपको याद होगा जब उनको गिरफ्तार करने गए थे, बल्कि वारंट देने गए थे इस्लामाबाद पुलिस, तो उन पर पेट्रोल बम से हमले किए गए। फिर वो कहते हैं जी वो तो उन्होंने दिखाया नहीं था कि वो तो एक पेप्सी पता नहीं बोतलें थीं। वो भाई पेट्रोल बम बोतलों में ही बनाया जाता है। तो कभी किसी ने गिरफ्तार होने से कुछ ऐसा किया। अब ये जो बात आप कह रहे हैं, देखें क्या हुआ था उस दिन। ये किस दिन ट्वीट है खान साहब का खैर से, ये है 28 मई को ये ट्वीट, जिस दिन एटम बम का धमाका हुआ, जब लोग खिराज अकीदत पेश कर रहे थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को और इसी तरह मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और 28 मई को एटमी ताकत बना। उस दिन इस ट्वीट का क्या मतलब था। और फिर उसके बाद जो इनकी वो जो एक पूरी ब्रिगेड है, गालम गलोच ब्रिगेड, और वो जो बदतमीज़ी वाला एक सोशल मीडिया पे इनकी पूरी फोर्स है, उन्होंने किस किस की तस्वीरें नहीं लगाई। वो कह तो नाम तो ले लिया याह्या खान का, लेकिन बाद में उन्होंने सबके लगा दिए, जो हाजिर सर्विस दीगर सबको। मैसेज क्या दे रहे थे ये? एक तरफ वो दिन जब पूरी दुनिया रोक रही थी, जो इस तरह की ताकतें हैं जिसमें सब लोग शामिल थे कि भाई पाकिस्तान धमाका ना करे। पहले तो रुकावटें थी कि पाकिस्तान ये एटम बम ही ना बनाए, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया, उनको क्रेडिट जाता है। फिर मियाँ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने धमाका कर दिया। अब उस दिन ये इसको थोड़ा सा समझें। और फिर जब अवाम की तरफ से रद्द अमल आया कि भाई ये, जब उन्होंने सोचा कि ये देखें ये जहनीत है जो 28 मई को जो धमाका हुआ, जब पूरी दुनिया बातें कर रही है, उस दिन ये उनका रुख किस तरह मोड़ रहे हैं, तो फिर ये पीछे हट गए। और फिर उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा, हमने तो, हमारे वो गौहर साहब कह रहे हैं जी हमारे तो चेयरमैन का वो है ही नहीं। अब ये इसको कैसे वो बनाया। अच्छा फिर जी वो स्टोरी जो आप बता रहे हैं बाजवा साहब खिलाफ, जी बाजवा साहब ने ये सब कुछ किया, तो वो तो क्लिप्स और आ रहे हैं जिसमें ये बाजवा साहब को सलाम पेश कर रहे हैं, दोनों हाथों से सलाम पेश कर रहे हैं, बोले इन जैसा तो कोई नहीं, इन्होंने तो
जी मुल्क की बेहतरी के लिए तनख्वाहें तक कम कर दी, इन्होंने जी हर जगह पे हमारा साथ दिया। मतलब क्या है? मतलब है ज़ाती इक़्तिदार, ज़ाती खान साहब की चीज़ें कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो सब कुछ ठीक है, मैं वज़ीर आज़म नहीं तो नेशनल असम्बली भी तोड़ दो जी, पाकिस्तान के टुकड़े कर दो जी, एटम बम गिरा दो जी, IMF से किया गया मुआहदा जो है उसकी नराफी शुरू कर दी गई ताकि। अच्छा, मुझे शाह साहब ये बताइएगा आखिर में, ये बड़ा तफसीली आपका जवाब आया और बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो मैं आपसे करने वाला था लेकिन आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। अब वे फॉरवर्ड क्या है? PTI जो है, देखिए आप तो हुकूमत वक्त हैं, मुज़ाकरात जब भी होते हैं आपने अपना प्राउड और सब सारी चीज़ें स्वॉलो करके एक कदम आगे बढ़ के PTI को एंगेज करना जो है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, इसके लिए कोई वे फॉरवर्ड बताएं ना, कैसे आगे जाया जाए, ये जमूत को कैसे तोड़ा जाए? जी बिल्कुल, देखें जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है या PMLN की लीडरशिप है वो संजीदा लीडरशिप है। उन्होंने शुरू में भी कोशिशें की थी, जब खान साहब खुद इक़्तिदार में थे तब भी उनको ऑफ़र की थी कि खान साहब सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, मुल्क पे अगर कोई ऐसा मुश्किल टाइम है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने देख लिया जो उनका रिस्पॉन्स था। अब भी पीपल्स पार्टी तो हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हम उसमें चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, PMLN से बात नहीं करनी, फिर खैर से कहते थे, आपने देखा कि XYZ और पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे और क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने इदारों को, और बाद में कहने लगे कि उन्हीं से बात करनी है। जब उनसे टिका जवाब मिला तो फिर उनके खिलाफ हो गए। तो ये असल इशू ये है कि ये संजीदा नहीं। मैं अब भी आपके तवस्सुत से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे लोग जो अभी PTI के लोग हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कुछ कह लें उसमें बड़े संजीदा सिंसियर सीरियस लोग भी हैं, संजीदा सियासतदान हैं, वो अपना रोल अदा करें। खान साहब जैसे इस वक्त बिखरे हुए हैं और जिस तरह जो रवैया लग रहा है, जिस तरह उन्होंने नामजदगी की KP के चीफ मिनिस्टर साहब की या दीगर और चीज़ों में, जिसको देखें जो ज़्यादा इस तरह का दिखाए, अपने जज्बात का मुजाहरा करे, कोई और मतलब जो बदतमीज़ी की इंतहा को पहुंचा हुआ हो उसको थपकी देना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को पीछे कर देते हैं जो अगर इनको अच्छा मशवरा कोई देते हैं तो उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो उनको आगे आना पड़ेगा, अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हल सियासी है, पार्लियामेंट में है, अब बैठ के बात करें। पहले जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एक पेज पे जमा हो, फिर इदारों से बात की जा सकती है और उसका मुस्बत रिस्पॉन्स आएगा। नासिर हुसैन शाह साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान है नासिर हुसैन शाह साहब, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम वजीर भी हैं और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि सियासी जमातों को पहले सियासी हल की तलाश के लिए आपस में मुत्तफिक होना पड़ेगा, उसके बाद बेशक जो भी मामला हो, जैसे भी मसाइल हों, इदारों के साथ आप बैठ जाएं, लेकिन इस अमल का आगाज़ जो है वो सियासतदानों को खुद करना होगा और सियासी जमातों को करना होगा। प्रोग्राम में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से खबर एक शामिल करते हैं, जहां इद्दत में निकाह केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में बुशरा बेगम के साबिक शौहर खावर मानिका अदालत में पेश होने के लिए आए, जहां अदालती इहाते में मौजूद PTI के वकला की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खावर मानिका पर वकील के तशद्दुद के बाद उनके साथ मौजूद वकला ने उन्हें बचाया और अदालत में ले गए। अदालत में जज के चैम्बर में जाने के बाद भी PTI के वकला ने कमरे अदालत में खावर मानिका को बोतलें मारी। कमरे अदालत में शोर होने पर जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। बाद अज़ां सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने ये तहरीर किया कि खावर मानिका के 2 बार अदम एतमाद पर अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा, अपीलों को लिहाजा दीगर किसी अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त है। वक्त चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद FBR के मामलात पर बात करेंगे, पाकिस्तानी मईशत पर बात करेंगे। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी मईशत का बुनियादी मसला अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम होने के बायस पैदा होने वाला खसारा है। पाकिस्तान की आमदनी GDP का 12%, जबकि अखराजात हमारे
20% है। इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत को रुपए की सूरत में कौमी बैंकों से और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में ज़रूरत पड़ने पर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ ममालिक से कर्ज लेना पड़ता है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि पाकिस्तान को कर्जा अदा करने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं। सिर्फ रवा साल ही कमर्शियल बैंक जो हैं 7,000 अरब रुपए हुकूमती सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा इस सूरत हाल से निकलने के लिए जहां अखराजात को कम करना ज़रूरी है, वहीं आमदनी को बढ़ाना भी नागुज़ीर है। यानी हुकूमत को मजीद टैक्सेस इकट्ठे करने की ज़रूरत है। अब एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये भी है कि आमदनी बढ़ाना जो है वो सिर्फ FBR का काम तो नहीं है। सिर्फ टैक्स बेस बढ़ाने से तो आमदनी के और भी बहुत से जराए हैं जो कि एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उसके अलावा हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत से सेक्टर्स पर टैक्स आयद करने की भी जरूरत है, जो अब तक टैक्स नेट से या तो मुकम्मल तौर पर बाहर हैं या पार्शली बाहर हैं या बहुत कम टैक्सेस अदा करते हैं। ऐसे शुबाजात हैं जिनका पाकिस्तान की मईशत में तो बड़ा हिस्सा है, लेकिन इन शुबाजात का टैक्स में हिस्सा बहुत कम है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि रिटेलर्स होलसेल सिर्फ 71 अरब रुपए अदा करते हैं। FBR के आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान खुर्दा फरोशों ने तनख्वाहदार तबके की जानिब से अदा किए गए 217 अरब रुपए के मुकाबले में महज 11.2 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। होलसेलर और रिटेलर्स मुल्क की मईशत का 18% है, जबकि यह सेक्टर मजमूई तौर पर सिर्फ 6% टैक्स अदा करता है। रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क की GDP का 6% है, लेकिन टैक्स में रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 0.3% से भी कम है। इस शुबे में तकरीबन सालाना 148 अरब रुपए कम टैक्स वसूल हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावारी सलाहियत ज़राअत की है और यह कौमी आमदनी में 23% तक का हिस्सेदार है, लेकिन इस शुबे की टैक्स की वसूली सिर्फ 0.2% है। बैंक्स और इंश्योरेंस इदारों की बात करें तो यह पाकिस्तानी मईशत का 2% है, जबकि मजमूई टैक्स का 14% वो अदा करते हैं। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP के तनासिब को बेहतर बनाया जा सकता है, जो गुज़श्ता साल 9.2% और इस साल की 3 तिमाहियों में सिर्फ 6.9% रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सूबाई हुकूमतों की जानिब से सिर्फ 1% इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान इकनॉमिक डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में तमाम सूबाई हुकूमतों ने मजमूई ज़रूरी इनकम टैक्स सिर्फ 2.4 अरब रुपए इकट्ठा किया, जबकि यह टैक्स जमा करने की सलाहियत बताया यह जाता है कि 800 अरब रुपए तक है। और अगर सूबों की तरफ से इस टैक्स की मुनासिब वसूली की जाए तो वफाक के मजमूई मालियाती खसारे को नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है। ना सिर्फ ज़राअत बल्कि रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और दीगर कई शुबों में काम करने के अलावा मुल्क में ताजिर बिलखुसूस रिटेलर्स की अक्सरियत टैक्स नेट से बाहर है और इन्हें भी टैक्स नेट में लाने की कई कोशिशें माजी में नाकाम हो चुकी हैं। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद दावे तो कर चुकी है और नादिग-इन-दहान की सिम्स ब्लॉक करना भी शुरू कर दी गई है। इससे कबल हुकूमत ताजिर दो स्कीम मुतारिफ करवा चुकी है, जो पहले मरहले में नाकाम हुई। अब दूसरे मरहले में तकरीबन 17,000 ताजिर इस स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। हुकूमत टैक्स नेट के दायरा कार मजीद बढ़ाने के लिए क्या इकदाम उठा सकती है और किन इकदाम से टैक्स वसूली को बढ़ाया जा सकता है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि सादा सा एक मुकदमा है कि हमारी आमदनी कम है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन हम बार बार ये दावे तो करते हैं कि FBR को हमने रिफॉर्म्स कर दिए, टैक्स नेट इतना बढ़ गया, लेकिन एंड रिजल्ट जब हमारे सामने आता है तो पता चलता है कि हमारा जो कैमरामैन है, जिस बेचारे की 70,000 तनख्वाह है, उससे तो टैक्स कट जाता है, लेकिन जो दुकानदार बैठा हुआ है जो कि 2-3 लाख रोजाना की उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो तो 30,000 रुपए महीने के लिए देने के लिए भी नहीं तैयार आज तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है और हमें ये मानने में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए कि हम रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर से टैक्स नहीं ले सके हैं और हम उसमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं। मगर मैं उसकी कोशिशों के नाकामी की वजह ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इतनी जान नहीं है कि वो इस माफिया से टकरा सके और वो बाज़ारों के शटर डाउन के प्रेशर को नहीं उठा सकते, तो वो इनके साथ के सामने घुटने टेक देते हैं और फिर
जब हमारी गवर्नमेंटें ख़ास तौर पे जब PMLN की गवर्नमेंट आती है तो वो नई नई तरह की बातें करती है और वो फ़िक्स टैक्स की बात करती है, कोई बिजली के टैक्स के थ्रू टैक्स की बात करती है। ये बिल्कुल छोटे दुकानदारों पे तो अप्लाई हो सकता है, मगर दरमियाने तबके की दुकानें और दरमियाने तबके के होलसेलर के लिए फ़िक्स टैक्स की बात करना एक मजाक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ख़ास तौर पे ये जो PMLN की गवर्नमेंट है, ये रिटेलर होलसेलर से टैक्स लेना नहीं चाहती। अगर आप ये समझते हैं कि वो लेना चाहते हैं तो आपकी सोच गलत है। कोई मुझे अभी तक कोई कंसर्टेड एफ़र्ट नज़र नहीं आई जिसमें हमने कोशिश की हो कि हम रिटेलर होलसेलर से टैक्स ले सकें, ताजरों से मीटिंग करें, स्टेक होल्डर से बात करें। ये सब बेकार की बातें हैं। अब हमें इस चीज़ से आगे निकलना पड़ेगा और ये पाकिस्तान की रिटेलर होलसेलर टैक्स को अगर आपने हैंडल नहीं किया तो पाकिस्तान की टैक्स सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि हमारी सूबाई गवर्नमेंटें भी टैक्स लेना नहीं चाहती। जो बम्बई का प्रॉपर्टी टैक्स मैं शबर साहब बिल्कुल यही इस सवाल में मैं अगला सवाल मेरा यही था, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, वहाँ सूबे जो हैं एवरेज 6% टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं, हमारे सूबे जो है वो 1% भी नहीं कर पाते। ओवर टू यू, उसकी क्या आपको वजूहात समझ आती हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात तो आदिल शाहजेब साहब ये है कि अब आप और आपके जो साथी हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपने आप को इंडिया से नहीं कंपेयर किया करें। वो एक तहज़ीब याफ्ता डॉक्यूमेंटेड मुल्क है और आप एक ट्राइबल सोसाइटी अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी हैं। आपका उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, वो आपके पहुंच से बहुत बाहर हैं। तो इंडिया तो अब आपके साथ नहीं है। आप अपना मुकाबला आप अफ़गानिस्तान से कर लें, सोमालिया से कर लें, बोट्सवाना से कर लें, ये हो सकता है। इंडिया के साथ तो अब आपका कोई मुकाबला नहीं है। मगर फैक्चुअल पोजीशन ये है कि बॉम्बे की प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स से ज़्यादा है। अच्छा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी पोजीशन ये है कि आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ किस तेज़ी से बढ़ी हैं, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में, ख़ास तौर पे लाहौर, कराची, पिंडी में किसी शहर में प्रॉपर्टी का सर्वे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 1970 से के बाद नहीं हुआ है। तो मुझे ये समझा दें कि अगर प्रॉपर्टी का सर्वे ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी किधर है और क्या है, तो आप किस खाचे में प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव करना चाहते हैं? तो जब हम ये बातें करते हैं कि ये टैक्स नहीं आ रहा, ये कम आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और ये कहानी जो आप सुना रहे हैं, ये कहानी मैं कम से कम 40 साल से सुन रहा हूँ। इसमें कोई, अगर आप 40 साल पुरानी अपनी किसी की 30 साल पुरानी एक कमेंट उठा लें, ये सारा कमेंट बजट से पहले, तो तकरीबन यही होगा। इसमें कोई एक रत्ती बराबर का फ़र्क नहीं है। इसमें सिंपल बात यह है कि ये रियासत जिस तरह हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रियासत इस तरह नहीं चल सकती। शबर जैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद साबिक चेयरमैन FBR से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। FBR के साबिक सरबराह शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबर जैदी साहब, इसमें ठीक है कि इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कम से कम हम सिस्टम तो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि वो जहां 47 में दोनों आज़ाद हुए, आज वो कहां खड़े हैं। चले बांग्लादेश से हम देखें ना, जिस तरह आपने एक वर्ड यूज़ किया कि एक ट्राइबल सोसाइटी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ट्राइबल इकोनॉमी है हमारी, लेकिन इसका वे फॉरवर्ड तो आखिरकार सर जोड़कर बैठकर हम सबको तो तलाश करना होगा। और उस पर अगर बात ना की जाए तो सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। हर महीने जो है 2 बिलियन, 2 से $2.5 बिलियन जो है हम पर कर्जा चढ़ता जा रहा है। ये कब तक ये मामला इस तरह से चलेगा? देखिए, आपने, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ, आप इस मुल्क में जब इंडिया के बारे में बात करते हैं या इंडिया की कोई डिस्कस करते हैं, तो फिर शाम को आपको ये खौफ होता है कि पता नहीं मेरे साथ अगली सुबह क्या होगा।
और फिर अजीब अजीब तरह के टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं कि जी ये साहब तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो आदिल साहब, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपकी बात नहीं कर रहा मैं, हमारे डबल स्टैंडर्ड है। हम उनके बराबर तो बनना चाहते हैं, मगर जो अच्छाइयाँ उन्होंने की है वो हम देखना नहीं, समझना नहीं चाहते। तो ये तो बड़ी ज़ाती वाली बात है ना कि आपके बराबर में एक मुल्क है। अच्छा, मैं ये बात आपको बता दूँ कि 1990 तक इंडिया और पाकिस्तान की माशी हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये जो आपकी तबाही फिरी है वो 1990 से लेकर 2024 तक की है, जो कि बाय एंड लार्ज बहुत डेमोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट्स थी और चीज़ें वहाँ चलती रही हैं। बात फिर दोबारा आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो इस्लामाबाद के बैठकर हम पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं, इस तरह से ये नहीं चल सकता। अगर हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमें मईशत में इसको भी जगह देनी है, उसको भी जगह देनी है, इसका भी ख्याल रखना है, ट्रेडर मेरी पॉलिटिकल बैकबोन है, हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। उसके बाद हमारे साबका मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कि बस रिटेलर का एक ही इलाज है, फ़िक्स टैक्स। मैं उनसे सवाल करता हूं कि दुनिया में होलसेलर को कौन सी दुनिया में रिटेलर फ़िक्स टैक्स होता है? ये बेकार की बातें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अब ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि IMF के साथ किसी तरीके से गुजारा हो जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ जाए। मगर ये जो सारी, मुझे आप ये बताएं ना, आप बजट आने में आज कितने दिन रह गए? मेरा ख्याल है मैक्सिमम कोई 2-3 हफ्ते में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, 30 जून आ जाएगी। आप मुझे बताएं कोई प्लान आपके पास फिस्कल पॉलिसी का है इस वक्त या नहीं है? आप बताएं कोई है कि भाई ये हम, नई गवर्नमेंट आई है ना, जब नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो अपनी फिस्कल पॉलिसी देती है ना वो कि जी हमारी फिस्कल पॉलिसी ये होगी। तो क्या कोई फिस्कल पॉलिसी है? आप लोग भी आते हैं और ये कहते हैं IMF ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है। तो पाकिस्तान क्या IMF के मतलब IMF ही पाकिस्तान चलाता है? ठीक है, फेयर इनफ, ये भी सही बात है, IMF पाकिस्तान चलाता है। तो भाई फिर हमारी क्या ज़रूरत है? फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बंद कर दें, FBR बंद कर दें, फिर ज़रूरत क्या है? फिर आपको वज़ीर आज़म की क्या ज़रूरत है? अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने, फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या ज़रूरत है? आप जितने भी इकनॉमिक्स के प्रोग्राम देख लें, मईशत के बारे में प्रोग्राम देख लें, उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि IMF की कंडीशनलिटीज़ क्या होंगी और हम उसे कैसे पूरा करेंगे। तो अगर ये आप सिस्टम चलाएंगे तो फिर तो नहीं चलेगा ना। मगर आदिल, सबसे बड़ी बात ये है, पहले ये एक्सेप्ट करो, जो आप भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कि ये रियासत नाकाम हो चुकी है, फिर आगे सही होगी ना जी। आप तो ये मानने को तैयार नहीं है ना। नाकामियां तो शबर साहब, नाकामियां तो देखें हैं, बिल्कुल है, अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि हम नाकाम हो चुके हैं, तो फिर तो वे फॉरवर्ड ढूंढना जो है, आपने और मैंने और हम जैसे लोगों ने बैठ के सर जोड़कर और पॉलिसी लेवल पर अगर 1% भी हमारी बातें सुन लें और वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो अच्छी तरफ ये मामला शबर साहब जा सकता है। और एक मैं सवाल इससे जुड़ा, जी शबर साहब, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बात ये कि मैं और आप मान ले कि नाकाम है, कोई बात नहीं है, मगर जब आप सियासतदानों की और पॉलिसी मेकर की बात सुनते हैं तो वो ये नहीं कहते कि रियासत बतौर टोटल नाकाम हो गई है। वो ये कहते हैं कि एक आदमी X ने Y था इसलिए नाकाम हो गई, Y कहता है कि X की वजह से नाकाम हो गई। उसको ये नहीं पता कि इनहेरेंटली एरर हैं, इसके अंदर जेनेटिक एरर्स हैं। ये एक गलत माशरा तश्कील दे चुका है। सब मिल के जब ये कहेंगे कि गलत माशरा तश्कील दिया जा चुका है और फिर उसकी करेक्शन करेंगे जब सही होगा। ये ब्लेम गेम एक दूसरे को लगाने की बुनियाद पर, यही तो मुसीबत है कि जब पहले पीपल्स पार्टी और PLN थे, वो एक दूसरे को कहा करते थे कि ये प्रॉब्लम है। फिर अब वो पीपल्स पार्टी और PLN मिल गए, अब वो PTI को कहते हैं कि आप प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि 3.5 साल की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तबाह कर दिया। वो कहते हैं कि जी इससे पहले वालों ने तबाह कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ जो नाकामी है उसको क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, क्या हमारे इक़्तिदार आला ने कबूल किया है? क्या हमारी गर्दनें अकड़ी हुई नहीं हैं अभी भी? क्या हमारी कौम साफ़ पानी, बिजली, तालीम के लिए मर रही है और हमारे लोगों की सिक्योरिटी गार्ड्स की जो तादाद है वो 12-15 गाड़ियों में है?
PTI के भी जब चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद आए हैं तो उनका कॉन्वॉय की देखें तो वो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हम सीधा चलने को तैयार हैं। तो ये आदिल, ये बातें जो है ना, अब ये बातें मेरे जैसे आदमी को बिल्कुल मेरे लिए इररेलेवेंट हो चुकी हैं। इसका कोई मुझे मकसद नहीं है कि टैक्स कौन देता है, कौन नहीं देता, किससे लेना है, किससे नहीं लेना, ये बिल्कुल किताबी बातें हैं। आपको बुनियादी माशरे को तश्कील नौ करनी पड़ेगी, ये कहकर कि ये चलना चाहिए, और अगर नहीं चलता तो कोई और फैसला कर ले। ये तो नहीं है ना कि लोग भूखे मरते रहें, लोगों की तालीम नहीं हो। या तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि जी हम सही रास्ते पर आ गए हैं और बस 1 साल की बात है, हम अपनी पीक पे पहुंच जाएंगे। अगर आप सियासतदानों की बातों को सुनेंगे आज, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि वो आ गए हैं और 6 महीने बाद इस मुल्क में दूध और शहद की नहर बहने वाली होगी। ऐसा नहीं है। या आप आज ही मैं सुन रहा था, वो तकरीरें सिर्फ ये होती है कि ये आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। ओ भाई, ये तो बताओ कि आपका पोजीशन आज पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में चला जाने वाला है। पॉवर्टी लेवल को देखें, एजुकेशन लेवल को देखें, पासपोर्ट आपका 3rd लोएस्ट पासपोर्ट बन गया है। मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं सकते। ठीक, चलें शब्बर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब जो टैक्स उमूर के माहिर भी हैं, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली इस वक्त जो माशरे में हमारा जो कुछ हो रहा है वो लिटरली एक बिटर रियलिटी है, ट्रुथ है। तो सियासतदान हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो जो है वो अपोजिशन में हो, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, मुक्तदरा हो, बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन हो, सबको मिलकर इस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए क्या है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।